अरे चोरों की तरह नहीं, शेरों की तरह। है क्या? थैंक यू। लॉकडाउन खत्म ना होता तो कितना अच्छा होता। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? मैं भी तो अपनी बीवी को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, काम में जाना पड़ेगा ना। आई शपथ जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? शेखर। दादा। हाँ दादा। अरे वो तेरे दोस्त ने पैसा लिया था, उसका क्या हुआ? दादा वो लॉकडाउन की वजह से अभी तक लौटा नहीं पाया। मैं जल्दी से जल्दी उससे लेके दे देता हूँ। देख धंधा मंदा चल रहा है, ठीक है? उसको बोल जल्दी से जल्दी पैसा वापस चाहिए, मैं वापस आने तक। ठीक है दादा। और अपने वहिनी का ख्याल रखना। बाय। चलो बाय। वही मुझे एक थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं शाम तक आ जाऊँगा। बाय। आशीष गया, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मैं अभी आता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे भाई का घर तोड़ के क्या अपना घर बचा रहेगा? मैं तुम्हें मानसी बहनी के पास बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। तू रोकेगी मुझे? तू रोकेगी मुझे? योगेश, योगेश प्लीज। नहीं नहीं। मुझे रोकेगी तू? हाँ? क्या कर रहा है तू? खबरदार मेरी बहू पर हाथ उठाए तो फिर इसे कहो कि काम से काम रखे, वरना खाएगी। और अरे रे रे रे, कितना मारा है तुझे? अच्छा मैं ना मलहम लगा देता हूँ। अरे चोरों की तरह नहीं, शेरों की तरह। तब शेखर, शेखर फोन उठाओ। हेलो हेलो नम्रता, क्या 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 हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सच सच बताओ क्या हुआ है? सुधीर, योगेश फिर से मानसी वहिनी के पास चला गया है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। नहीं नहीं सुधीर, तुम यहाँ मत आना, वरना किसी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया ना, मेरी परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। और सुनो, मैं तुम्हारे घर के पीछे आ रहा हूँ, तुम बाहर आ जाना मुझसे मिलने, ठीक है? आशीष, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बोल कर गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन इतने दिन लगा दिए। अरे क्या करूं मेरी जान, काम धंधे के लिए बाहर तो निकलना पड़ता है ना। फिर ये लॉकडाउन हो गया,
अभी भी कैसे आया हूँ सिर्फ मुझे पता है। और इस लॉकडाउन में तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हुई है वो मैं किसे बताऊं? मुझे बताओ ना। रिश्ता कोई भी हो, भरोसा और सुरक्षा का विश्वास ही उस रिश्ते को विश्वसनीय बनाता है। जहां ज्यादातर लोग अपने संबंधों को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से निभाते हैं, तो वहीं अपने शातिरपने में माहिर कुछ लोग खुद को सबसे बड़ा हितैषी दिखाते तो हैं, लेकिन मौका मिलते ही भरोसा तोड़ने से नहीं चूकते। अब इस केस को ही ले लीजिए। पति पत्नी के रिश्ते में बंधे आशीष और मानसी ने एक दूसरे को अंधेरे में रखा। एक दूसरे के प्रति उनका भरोसा अवैध संबंधों की हवस की भेंट चढ़ गया। लेकिन क्या उस हवस की चादर को ओढ़कर वे जिंदगी भर छिपे रह पाएंगे? कितनी बेरहमी से मारा है तुम्हें। बता, तुम्हारी ये आंसू मुझसे सह नहीं जाते। पर मैंने अब सहना सीख लिया है। इन्हीं आंसू के साथ जीना पड़ेगा मुझे। मैं अपने पति को अपनी भाभी के पास जाने से रोक नहीं सकती, और रोका तो उससे मुझे एक पति जो अपनी पत्नी की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, और दूसरा मेरा ससुर जो मेरी इज्जत के पीछे पड़ा हुआ है। एक चोट देता है और दूसरा मरहम लगाने पहुंच जाता है। यहाँ वहां छूता है मुझे। तो तुम चुप क्यों हो? हाँ, अपने भाइयों से बात क्यों नहीं करती? मैंने आशीष दादा को बताया था, पर उन्हें मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें तो बस अपनी बीवी पे भरोसा है। और दूसरा शेखर जो मेरा फोन ही नहीं उठाता। सब अपने अपने लाइफ में बिजी है। किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी बहन की जिंदगी में क्या होता है। नम्रता, सुनो, तुम चिंता मत करो। देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। इस सिचुएशन में मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करूँगा। आ नहीं सकते थे, फोन तो कर ही सकते थे ना। अरे हाँ, वो इस मक्कर का भी फोन अभी आना था। कौन है? एक दल्ला है, बिजनेस राइवल। हम लोग जो और बाकी कंपनियों को माल बेचते हैं ना, उसमें से कमीशन खाता है ये। मेरी ईमानदारी की वजह से इसका बिजनेस चौपट हो गया है। हेलो आशीष भाऊ, ऐसी भी क्या नाराजगी? फोन तो उठाओ कम से कम। वैसे भी तुमने मुझे घर पर बैठने को मजबूर कर दिया है। ऊपर से लॉकडाउन ने मेरी कमर तोड़ दी है। देखो भाऊ, अकेले खाओगे तो हजम नहीं कर पाओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि एरिया बांट लेते हैं। तुम्हारा बिजनेस तुम करो और मुझे भी अपना कमा के खाने दो। औकात से ज्यादा खाने वाले का पेट ना ऐसे ही फटता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त फिर से करवट बदले और तुम धप से मुंह के बल आगे रहो। फालतू की धमकी देना बंद कर, समझा ना? तूने खुद अपने लालच और बेईमानी की वजह से तेरा धंधा डुबाया है। मान ले कि तेरा इस धंधे में टाइम खत्म। किसका टाइम खत्म हुआ और किसका शुरू होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लो, तुम मिठाई खाओ। मिठाई? क्या महेश, तूने खरीदे हुए शेयर्स की हालत क्या देखा ना बाजार में? सब गिर रहे हैं, अब तू मिठाई खिला रहे। केदार भाऊ, मेरी कुंडली से शनि की 7.5 हमेशा के लिए दूर हो गई है। अब मैं अपना पुराना बिजनेस फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तुम मिठाई खाओ, मिठाई खाओ। ठीक है ठीक है। और रही बात शेयर्स की, तो तुम्हारे खरीदे हुए शेयर्स तो बड़ा उछाल मार रहे हैं। केदार भाऊ, तुम्हारी जिंदगी में कोई उछाल नहीं आ रहा। महेश, मेरी जिंदगी में बहुत जल्द उछाल आने वाला है। तू तो जानता है
मेरा बेटा योगेश नम्रता को, मेरी बहू को आए दिन मारते रहता है। अब उसकी बेरुखी से तंग आकर वो जल्द ही मेरी बाहों में आने वाली है। ये बात अब इस बात पर तू मिठाई खा ले। कौन आ गया? महेश कुलकर्णी। हाँ, मैं संजय, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, आइए आइए। रुको रुको, इधर रुको। ये तो मेल बॉडी है, लेकिन कमाल है, मेल बॉडी होके बिना कपड़ों की। हो सकता है इसका गला दबा कर मारा हो इसे। डेफिनेटली पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। हो सकता है किसी पत्थर वत्थर से मारा हो। लेकिन इसको यहाँ मारा गया है और या कहीं और मार के यहाँ लाया गया है। सर ये कच्ची सड़क आगे तक जाती है, शायद कोई गाड़ी आके ये लाश फेंक के यहीं से गई होगी। करोड़े कैसा सापड़ता कब बघा सर। शिरके सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और आसपास पूछताछ करो, किसी ने कोई एक्टिविटी देखी है क्या। और आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ इंक्वायरी करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। ठीक है सर। सर, आपका शक सही निकला। गला दबाकर ही मारा गया था और उसके बाद उसका चेहरा बिगाड़कर उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, पीएम रिपोर्ट में मेंशन है कि उसकी मौत 29 जून को दिन में 11:30 से 12:30 के बीच में हुई है। और सर उसके पहले उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। तो औरत के चक्कर में तो ये मर्डर नहीं हुआ? सर लग तो ऐसे ही रहा है। सर बॉडी की डिटेल से कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच नहीं हुई है और जहाँ ये लाश मिली वहाँ रोड के अलावा और कोई आबादी नहीं है, इसलिए कोई डिटेल्स नहीं मिल पाई। ठीक है, इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो और फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और बॉडी का डीएनए टेस्ट भी करवाओ। ठीक है सर। मानसी देशपांडे जी, क्या? आशीष का डेथ सर्टिफिकेट? हे भगवान, ये क्या हो गया? आशीष, वही क्या है? हे भगवान, फाइनली ठीक है, मैं बोल देता। सुनो, क्या हुआ? आशीष दादा नहीं रहे अब। कोरोना से उनकी डेथ हो गई है। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। संभालो अपने आप को। अब वैसे भी हमारे रास्ते का कांटा तो निकल ही गया ना। मैं तुमसे तलाक देके मानसी से शादी कर लूंगा। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? योगेश, योगेश रुको योगेश, प्लीज मुझे ऐसे मत ठुकराओ। छोड़ बाला। योगेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नम्रता के साथ ऐसा बिहेव करने की? चलता हो, गेट आउट। नम्रता, उठ जा। अरे उठ उठ, उठ। देख, चिंता क्यों करती है तू? छोड़ो मुझे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता।
नौटंकी नहीं करना मेरे साथ। तू जानती है ना, एक मैं ही हूँ जिसे तुम्हारे से लगाव है। चिंता मत कर, मैं योगेश को बोल दूंगा, वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। करने दो उसे जो करना है वो, और मुझे जो करना है वो मैं करूँगा। ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है? ये आशीष का नंबर कई हफ्तों से स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक हो बस। मानसी बहनी, प्लीज मेरा घर मत तोड़ो, योगेश को छोड़ दो। देख नम्रता, तू अपने पति को नहीं संभाल पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब तू सीधे से नहीं मानेगी? मैं तुम्हें ना करूंगी। छोड़ो उसको। अगर एक बार तूने और हाथ लगाया ना तो तू जिंदा नहीं रहेगी। मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? शेखर, ये मानसी बहनी और ये योगेश, ये दोनों का चक्कर चल रहा है। क्या? सोचा भी नहीं था तुम लोग इतना गिर सकते हो। मानसी बहनी, अरे थोड़ी तो शर्म करो। आशीष दादा जाने के बाद तुम लोग तो खुलेआम रंगरलिया मनाने लगे। नम्रता, तू काळजी नको करो, मेरे जीते जी मैं ये होने नहीं दूंगा। सर, हमारे पारिवारिक प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है। प्रॉपर्टी में कितने बंटवारे? जी, ये मेरे बड़े भाई का डेथ सर्टिफिकेट है। अभी हाल ही में उनकी कोरोना से डेथ हुई है। उनकी एक बीवी है मानसी, और मेरी छोटी बहन है नम्रता। इन दोनों का हक बनता है। ऐसा कोई तरीका है जिसे ये मानसी को इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी ना मिले? इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा कि लीगली वो तुम्हारे भाई की वाइफ है ही नहीं। और दूसरी बात, वो किसी और से शादी कर ले तो उन्हें प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा नहीं मिल सकता। जी, थैंक यू। सर, आपने जो डीएनए रिपोर्ट मंगाई थी वो आ गई है। सर एक मिनट। हेलो, एडवोकेट सलागरे बोल रहा हूँ। केड़कर साहब से बात हो सकती है? हाँ एक मिनट सर, मेरे साथ ही हैं। सर आपके लिए। हेलो। हाँ नमस्कार केड़कर साहब, एडवोकेट सलागरे बोलते हैं। हाँ नमस्कार सर, बोला बोला। अभी शेखर नाम का लड़का आया था मेरे पास प्रॉपर्टी के बंटवारे का केस लेकर। उसके भाई की डेथ हुई है। सर्टिफिकेट में डेथ ऑफ कॉज इज कोरोना ऐसे लिखा है। ये सर्टिफिकेट मुझे नकली लग रहा है। अच्छा, एक काम करो ना सलागरे साहब, वो सर्टिफिकेट और वो आदमी की डिटेल्स शिरके के मोबाइल पे सेंड कर दो। सर भेज देता हूँ मैं। ओके, थैंक यू। आया? हाँ सर, आ गया। एक काम करो, ये स्वाति को फॉरवर्ड कर दो और स्वाति को बोलो पता करे ये फेक है और ओरिजिनल। सर। सॉरी मानसी भाभी, उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अगर योगेश को ही नम्रता के साथ नहीं रहना है तो मैं क्यों कुछ ज़बरदस्ती करूं? और आप दोनों को भी शादी करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्प लगे तो आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन वही नहीं, मैं चाहता हूँ कि दादा के बाद उसकी प्रॉपर्टी का हकदार सिर्फ मैं रहूँगा। ठीक है शेखर, वैसे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो सिर्फ योगेश चाहिए। मैं अपनी दुनिया बसाना चाहती हूँ योगेश के साथ। आशीष, आइए ना। लेकिन आप कौन? मैं आशीष की वाइफ कविता। क्या 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 झूठ बोल रही है आप? आशीष दादा की वाइफ तो ये है मानसी। ये आप क्या कह रहे हैं? आशीष की वाइफ मैं हूँ कविता। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, ये मैरिज सर्टिफिकेट देखिए। और ये सर्टिफिकेट तो
आपकी शादी के भी पहले का है। आप आशीष को बुलाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन आशीष दादा की तो कुछ ही दिनों पहले कोरोना से मौत हो गई है। क्या? आशीष? आप में से शेखर कौन है? सर शेखर मैं हूँ। आपके भाई की कोरोना से मौत हुई, आपको कैसे पता चला? जो सर्टिफिकेट आपने लॉयर को सबमिट किया था, कहाँ से मिला था आपको? सर वो सर्टिफिकेट तो कुरियर से आया था। हाँ सर, कुरियर तो मैंने खुद रिसीव किया था। देखो ये यही था। हाँ सर, सर्टिफिकेट तो यही था। ये फेक है क्या? मैं जानती थी यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। आप? मैं आशीष की वाइफ कविता, लेकिन यहाँ आकर पता चला तो ये कि आशीष की बीवी बनी बैठी है। ज्यादा कुछ बुरा ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। काम कर रहा हूँ। अब आशीष से आखिरी बार कब मिली थी? सर वो 22 जून तक तो यही थे, उसी दिन वो गए थे। हाँ सर, उसी दिन वो मेरे पास भी आए थे। एक हफ्ते के बाद 29 जून को वो बिजनेस टूर के लिए निकल गए थे। अब कभी लंबा इंतजार मत करवाना, और अगर जल्दी नहीं आए ना तुम तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। चिंता मत करो, हफ्ते 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। यार कैब बुक करना भूल गया मैं। तुम पहले कैब बुक कर लो। नहीं यार, लेट हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, बाप्पा चौक में जाके कैब ले लेता हूँ। साहब, आशीष ने मुझे इस घर और शेखर के बारे में बताया था, और बहुत दिन तक जब आशीष का नंबर स्विच ऑफ गया और ना ही कोई कांटेक्ट हो पाया, तो मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। और सर आशीष दादा भी 22 जून के बाद वापस घर आए ही नहीं। हाँ सर, वो सिन्नर जाने का कह के गए थे। आशीष की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं सर, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। दादा एकदम सीधे आदमी थे, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते थे। सब महेश कुलकर्णी, ये आशीष का कॉम्पिटिटर हुआ करता था। आशीष ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से का विश्वास जीत लिया था, और जिसकी वजह से महेश का कमीशन का धंधा भी चौपट हो गया था। और फिर एक दिन उसने आशीष को फोन पर धमकी भी दी थी कि ऐसा ना हो कि वक्त फिर से करवट बदले और तुम धप से मुंह के बल आगे रहो। फालतू की धमकी देना बंद कर, समझा ना? परेशान हो गए हमको देख के? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आशीष की वाइफ कह रही थी कि तुमने उसे कुछ धमकाया बिजनेस के सिलसिले में। सर बिजनेस में ये सब होते रहता है। आशीष ने मेरा धंधा चौपट कर दिया था तो गुस्सा तो आएगा ही, फिर भी मैंने समझौते के लिए उसे फ़ोन किया था सर। हाँ उस वक्त थोड़ी बहसबाजी हुई थी बस, बाकी मैं कुछ नहीं जानता सर। नहीं, कुछ जानते हो तो अभी बता दो, क्योंकि हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो बताने के लायक नहीं रहोगे। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। सर मुझे तो इस शेखर का ही हाथ लग रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके वो डायरेक्ट लॉयर के पास चला गया। सर ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लेकिन आशीष को मार के शेखर को ज्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आशीष के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी तो उसकी वाइफ को मिलने वाली थी। ये महेश हमसे कुछ छुपा रहा है। एक काम करो, महेश का सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो, और ये जो फेक डेथ सर्टिफिकेट मिला था वो किसने बनवाया था ये भी चेक करो। शायद उससे हमें पता चले कि आशीष के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है सर। सर कविता के बयान के मुताबिक 29 जून को आशीष नासिक से निकला था, और उसके अगले ही दिन हमें एक आदमी की लाश मिली थी नासिक के जंगल में। सर लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस आदमी की मौत 29 जून को ही हुई थी, तो कहीं ये लाश आशीष की तो नहीं? उस बॉडी से शेखर का डीएनए मैच कराओ। सर शेखर का डीएनए मैच होते ही इस बात की भी पुष्टि हो गई कि 30 जून को नासिक के जंगल में मिली लावारिस लाश दरअसल आशीष की ही थी। लेकिन पुलिस के सामने ये सवाल अब भी मौजूद था कि आशीष को आखिर मारा किसने। आशीष की फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से भी कोई खास सबूत हाथ नहीं लगा।
पुलिस का शक आशीष के बिजनेस राइवल महेश कुलकर्णी पर जाकर ठहर रहा था। दूसरी तरफ पहले ही अपने पति से मिले धोखे से दुखी नम्रता अपने भाई शेखर के विश्वासघात से हिल गई थी, जो योगेश की शादी मानसी से करवाने की हिमायत कर रहा था। मानसी तो पहले से ऐसी थी, मगर अब तो शेखर भी। मानसी और योगेश को जो करना है वो करेंगे नम्रता, लेकिन अब जब शेखर भी इस गंदे खेल में शामिल हो गया है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तुम्हें कहीं एक सुरक्षित जगह पे लेके जा सकता हूँ, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो। कैसी बात कर रहे हो सुधीर? एक तुम ही तो जिस पर मेरा भरोसा बचा है। ठीक है, कल मैं आता हूँ तुम्हें लेने, तैयार रहना। संजय जी, मैंने आपके लिए कुछ अच्छी कंपनी के शेयर सिलेक्ट किए हैं, अगर इन्वेस्ट करना हो तो पैसे लेके आ जाइए। महेश जी, एक्चुअली क्या है, वो जो शेयर्स के लिए पैसा रखा था ना, वो कहीं और खर्च हो गया। अब इंतज़ाम करने को कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। कोई बात नहीं, जब इंतज़ाम हो जाए तो बता दीजिएगा। जी। नम्रता, 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 क्या है? कहाँ घुस रहा है तू? कहाँ घुस रहा है तू? नम्रता का है? मुझे क्या पता, कल रात से घर पर नहीं है वो। तुम्हें पता होगा ना, तू तो आशिक है उसका। बता कहाँ छुपा के रखा है उसे? मुझे नहीं पता नम्रता कहाँ पे है। भैया किसी और के साथ भाग के। सच सच बता नम्रता कहाँ है? तुम लोग उसे बहुत परेशान करते हो, मुझे पता है। कहाँ छुपा के रखा है? कहाँ छुपा के रखा है? हिम्मत कैसे हुई तेरे मेरे बाबा को हाथ लगाने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? कैसे छुपा के रखा है? मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा, मैं बोल रहा हूँ। अरे जा जा। नम्रता जहाँ भी होगा ना, मैं पता लगा के रहूंगा। चल निकल। नम्रता कहाँ है? चल, पता लगाता है। कातिल बहुत चालाक है शेर के, और इसलिए उसने कोरोना का सहारा लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आशीष को कहाँ मारा गया, क्योंकि कविता के बयान और आशीष के कॉल डिटेल्स के मुताबिक वो घर से 11 बजे निकला था और उसकी मौत 11:30 से 12:30 के बीच में। तो इसका मतलब उसको रास्ते में ही मारा गया। सर, कविता ने हमें बताया था कि आशीष ने घर से कैब बुक नहीं की थी। वो पैदल बापा चौक तक गया, जो वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर। सर, हो सकता है इसी बीच आशीष को किडनैप करके मार दिया गया हो, या फिर कातिल उसी कैब में हो। सर, लेकिन अगर कातिल ने आशीष को सिन्नर में मारा तो उसकी लाश को नासिक के जंगलों में क्यों फेंक दी? जाहिर सी बात है स्वाति, कातिल नहीं चाहता था कि वो लाश आसानी से किसी को मिले, इसलिए उसने जंगल में उस बॉडी को डंप किया। अरे कहाँ जा रहे? चल तो बात कर। अरे करणे येऊ दे त्यांना, लोकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी चढना आपण इकडे। सर ये नम्रता गायब हो गई है सर। क्या सर? उसके पति योगेश और आशीष की बीवी मानसी, इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है सर। सर मुझे पक्का यकीन है इन दोनों ने गायब किया सर। आप उन दोनों को छोड़ना नहीं सर, प्लीज। गायब कौन कर सकता है लेकिन नम्रता को? सर शेखर उसका भाई सर वो भी ये कर सकता है सर। सर ये योगेश और मानसी की शादी को रोकने के बजाय वो उसे सपोर्ट कर रहा है प्रॉपर्टी के चक्कर में सर। और नम्रता ने उसे वार्निंग दिया कि अगर उसने ऐसे किया तो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा वो नहीं छोड़ेगी। इन सबसे पूछताछ करनी होगी। अरे सर, हमें नहीं पता वो कहाँ चली गई है। हाँ सर, टलेस औरत थी, कितनों के साथ उसके चक्कर थे सर, और उसमें से ये एक सुधीर भी है, पूछिए उसको। और सर एक बार तो उस कमीनी के लिए इसने मुझे मारा भी था, पूछो। को जानवर को तार मारा तूने? हाँ, सब मार क्या होती है ना, मैं तुझे बताता हूँ। तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ, तेरा अफेयर चल रहा है कमीनी के साथ। तेरे जैसा नहीं समझा, और ना ही वो मानसी की तरह है कि पति होने के बावजूद यहाँ मुंह मारे। तुम लोग कर रहे हो। अगर नम्रता को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। एक तरफा ही सही, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ मुझे, छोड़ूंगा नहीं। अरे सर ये झूठ बोल रहे, उसका कोई चक्कर किसी के साथ नहीं चल रहा था। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा एक तरफा प्यार था उसके लिए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे सर, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे वो उसे मारता था और इसका ये बाप उसे मलहम लगाने चक्कर में उसको
सकता था सर। सर, उसे लगा कि वो इस घर में सुरक्षित नहीं है, उसको मेरी मदद की जरूरत थी। उससे पहले कि मैं उसे कोई सेफ जगह पे लेके जाऊं, इन लोगों ने उसे गायब कर दिया सर। अरे झूठ बोल रहा है सर, खोटा बोलते हैं। ये खुद उसको भगाने के चक्कर में था और अब हम पर आरोप कर रहा है अभी। हाँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरी बात मानिए सर। आप मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं सर? आशीष को ढूंढने के लिए आई हूं मैं यहाँ। और तू, तेरा भाई मरा नहीं और तू वकील के पास चला गया, अजीब नहीं लगता तुझे? सबसे ज्यादा शक ना तुम दोनों के ऊपर है। एक सीधा सीधा उगल दे वरना डंडा मार के उगलवाऊंगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे सच में कुछ पता नहीं। सर हमें जितना पता था आपको बता तो दिया। वो सर्टिफिकेट भी कोरियर से आया था। पानी देता हूँ। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे? प्लीज जाने दो मुझे। जाएगी ना? प्लीज जाएगी, बाहर जाएगी तू। पहले तेरी जान जाएगी। तेरे भाई ने मुझे डुबाने के लिए जितने पत्थर मेरे गले में बांधे थे ना, उन सबका गिन गिन के बदला लेना है मुझे। नहीं प्लीज नहीं। ए, चुप। अबे आता है, मैं रुक। हेलो सुधीर। नम्रता, तुम कहाँ पे हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं सुधीर, मुझे इन लोगों ने ना महेश कुलकर्णी के घर पे बांध कर रखा है। ये घोल चौक है ना? हाँ बस वही। सुनो, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं तुरंत आता हूँ वहाँ पे, तुम फिक्र मत करो। हाँ सर, अभी तक इस नम्रता की सीडीआर से कुछ खास पता नहीं चला। 31 जुलाई से इसका फोन स्विच ऑफ है और अभी तक स्विच ऑफ ही है। सर, हो सकता है कि नम्रता अपने हस्बैंड के साथ घर से भागी हो या फिर कोई उसे जबरदस्ती करके ले गया हो सकता है कि मानसी और योगेश भी इसमें इन्वॉल्व हो। अरे शेखर? हाँ सर, इस शेखर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। और हमें सुधीर ने बताया था कि नम्रता अपना हिस्सा शेखर से मांग रही थी। सर वो नम्रता का पता चल गया सर। उसने मुझे 1 घंटे पहले फ़ोन किया था। उन लोगों ने उसे गोल चौक में किसी महेश कुलकर्णी के घर पे बंद करके रखा है सर। मैं वहाँ पे गया था लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं। इस केस में महेश कुलकर्णी का नाम बार बार आ रहा है। कहीं आशीष और उसके बहन से बदला लेने का मामला तो नहीं? एक काम करो, सुधीर को जिस नंबर से कॉल आया था उसके डिटेल्स निकालो। इस महेश कुलकर्णी को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। चलो। सर यहाँ पे सर ये यहाँ। मैं जब आया था तब बंद था सर। नम्रता चेक करो। सर ये तो मर चुकी है। और सर ये देखिए, गले पे रस्सी के निशान है। शायद रस्सी से गला घोट के मारा गया इसे। नौटंकी बंद कर।
तूने मारा है नम्रता को? तो एक तरफा प्यार करता था ना उससे। तूने बोला था दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला था। सर मैं जब आया था सर तब अंदर से दरवाजा बंद था सर, यकीन कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सिर्फ नम्रता सर इसी ने मारा सर, इसी ने मारा। तुझे कैसे बता रहे नम्रता यहाँ है? सर शेखर ने मुझे फोन करके बोला था नम्रता यहाँ पे। सर योगेश को मैं नहीं बताया था। सुधीर का पहले फोन मुझे आया था, लेकिन मैं घर से थोड़ा दूर था और योगेश मेरे ही घर पे था, इसीलिए मैंने आगे भेज दिया। हटा दिया ना तूने तेरी बीवी को रास्ते से? हाँ, मानसी के साथ आय्याशी कर रही थी ना तेरे को? सच बोल। सर सच बताऊं तो आप लोगों के आने से पहले मैं यहाँ आ चुका था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ऑलरेडी नम्रता मर चुकी है, इसलिए मैं डर गया और डर के बाहर जाके छुप गया। सर ये शायद महेश का फोन है जिससे नम्रता ने सुधीर को कॉल किया। सर महेश मिल गया। क्या रे? खुश हो गया ना तू? भाई बहन को मार के तेरा बदला पूरा हो गया? सर आशीष और नम्रता को मैंने नहीं मारा है। हाँ मैं नम्रता को यहाँ ले आया था, पर केदार के कहने पर। देख मेरी बहू नम्रता घर से भागने की तैयारी में है। वैसे मेरे बेटे योगेश ने तो उसे जिंदगी से निकाल ही दिया है, अब उसको किसी सुरक्षित जगह की तलाश है। इस स्थिति में उसके भाई का दुश्मन मतलब तू तेरे उस वाले घर से सुरक्षित और कौन सी जगह हो सकती है? उसके बाद में केदार के घर पहुंचा। केदार ने नम्रता को पहले ही बेहोश करके रखा था। फिर मैंने नम्रता को गाड़ी में डाला और यहाँ ले आया। सर उसके बाद मैंने और केदार ने बारी बारी इन सबको कस्टडी में ले लो। चलो स्वाति, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और सीसीटीवी रहेगा तो उसका फुटेज कलेक्ट करो। सर अरे साहब वो महेश झूठ बोल रहा है, एक नंबर का की इंसान है वो, हमेशा औरतों के पीछे पड़ा रहता है, हमारे घर में आता जाता रहता था। और आपको बताया था मैंने, नम्रता हमारी बहू, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं, सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है मेरे पास। कोई सबूत है आपके पास? आएगा, जिस दिन मेरे हाथ सबूत आएगा मेरा हाथ चलेगा, फिर तेरे हाथ कुछ नहीं रहेगा। ये केदार का सीमेंट सैंपल कलेक्ट करो और क्राइम सीन पे जो मिले उससे मैच करवाओ। सर नम्रता की पीएम रिपोर्ट। सर नम्रता की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। इसके गले पे रस्सी और कुछ ट्रेसेस भी मिले हुए हैं। इसके अलावा बॉडी पे कहीं कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है और मौत 11 से 12 के बीच में हुई है। सीसीटीवी फुटेज? नहीं सर, वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बात समझ में नहीं आ रही शिरके। ये नम्रता ने सुधीर को कॉल किया, सुधीर ने शेखर को कॉल किया, शेखर वहां तुरंत नहीं पहुंच पाया इसलिए उसने योगेश को कॉल किया, सब लोग वहां थे, तो कातिल कौन है? सर ये महेश के मुताबिक केदार को पता था कि नम्रता कहाँ है, लेकिन इस वक्त ये दोनों मर्डर से भी इनकार कर रहे हैं। नहीं शिरके, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, क्योंकि आशीष और नम्रता दोनों का मर्डर सेम तरीके से हुआ है, तो हो सकता है इनका कातिल भी एक हो। सर हमें शेखर ने बताया था जब उसने योगेश को कॉल किया था तब वो आशीष के घर पे ही था। हो सकता है मानसी या कविता ने उनकी बात सुन ली हो। और वैसे कविता पर शक करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं। आशीष के मरने के बाद वो उसकी लीगल वाइफ है, तो शेखर जैसे ही प्रॉपर्टी पर उसका इक्वल दावा बनता है। सर मैंने नम्रता को नहीं मारा है। और सर मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। उस दिन नेटवर्क इशू होने की वजह से योगेश बाहर गया था सुधीर से बात करने के लिए, और जब योगेश अंदर आया तो उसने मानसी को बताया और मानसी ने मुझे बताया कि किसी ने नम्रता का किडनैप कर लिया है। हाँ सर ये सही कह रही है। सर आपको क्या लगता है, ये दोनों लड़कियां सच बोल रही है या सच को छुपा रही है? ये नम्रता को जिसने भी मारा है बहुत होशियार है, उसे ढूंढने के लिए मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शिरके ये आशीष का डुप्लीकेट डेथ सर्टिफिकेट जिसने भी बनवाया है उसका कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं सर। ठीक है शिरके, तुमने एक चीज पॉइंट आउट की, खिड़की के बाहर 2 रस्सी के टुकड़े लटक रहे थे और बीच का हिस्सा गायब था। ये नम्रता को भी रस्सी से घोट के मारा गया है ना? हाँ सर। क्या ऐसा तो नहीं कि ये रस्सी उसके लिए यूज की गई हो? पॉसिबिलिटी तो है सर। एक काम करो,
फॉरेंसिक टीम को बुला, हम लोग कातिल के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। जल्दी। ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, क्राइम सीन पे जो मिले थे और उसके अंदर जो सीमेंट था वो केदार के सीमेंट से मैच कर रहा है। बोला था ना तेरे को, जिस दिन हाथ सबूत लगेगा मेरा हाथ उठेगा। सच बोल। मुझे मत मारिए, मैं सब बताता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी बुरी नज़र थी मेरी बहू पर। महेश जो कुछ भी बोला बिल्कुल सच बोला। ये नम्रता को किडनैप करने का प्लान मेरा ही था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा सर। तूने अभी आधा सच बोला है। तूने एक औरत को किया है, एक औरत तुझे मारेगी। स्वाति, इसको इतना मारो ये सच बोले। सर हेलो, कविता किसी को तो मिलने आई है, पर मैं देख नहीं पाया वो किससे मिलने आई है। ठीक है, वो बाहर आने तक वहीं रुको, और अगर पता ना चले वो कौन है तो किसी बहाने से अंदर चली जाना। ओके मैडम। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटमधून आलो आहे, तुमच्या मीटरचं रीडिंग घ्यायचं आहे। सर, तुमचं मीटर फॉल्टी आहे। एक आठवड्यामध्ये तुम्हाला नवीन मीटर दिलं जाईल, पण मालकाचा आम्हाला एक फोटो लागेल। मेरे पास में फोटो नहीं है सर, ती आमच्याकडे सुविधा आहे। तुम्ही जरा मास्क खाली करा। सर, ये वो आदमी है जिससे कविता मिलने गई थी। इसकी कुंडली निकालो। सब। अब मेरे रास्ते में सिर्फ एक ही रोड़ा बचा है, और वो भी अपनी जगह पे पहुंच गया तो फिर सब कुछ अपना, ना कोई रोक टोक, सिर्फ मौज ही मौज। ठीक है सर, कविता जिस आदमी से मिलने गई थी उसकी डिटेल्स निकालिए। वो कविता का ही मामा है, संजय, इसी शहर में रहता है। सर, आशीष का जिसने फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाया था उसका पता चल गया है, ये उसका फोटो है। करडे ने जो फोटो भेजी तो दिखा। सब। ये दोनों फोटो तो एक ही आदमी के हैं। सब, इसने नम्रता को मारा है। हमने जब इसे पकड़ने की कोशिश की थी ये हमलावर हो गया। बंद कर नौटंकी, समझी? ये दोनों फोटो तो एक ही आदमी के हैं। ये देखो, लेकिन इसने आशीष और नम्रता को मारा क्यों होगा? सर, 100% प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है। प्रॉपर्टी का मामला? अगर प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है तो इसका अगला शिकार शेखर हो सकता है। हमें शेखर को बचाना होगा। 1 सेकंड से शेखर बच गया और 1 सेकंड से तू भी बच गया। तुम दोनों के खिलाफ सारे सबूत है हमारे पास। तुम सच बोलो, ये तो हमारा डंडा बोलेगा। बताती हूँ सर, मैं आशीष से बहुत प्यार करती थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। वो अक्सर बिजनेस का नाम लेकर सिनर आया करता था, और जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ बिताना शुरू कर दिया तो मुझे उस पर शक होने लगा। फिर मैंने ये बात संजय मामा को बताई। इन्होंने आशीष के इस घर पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तब हमें पता चला कि आशीष और मानसी शादी कर इस घर में एक साथ में रह रहे हैं। तब मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई सर। मामा, मैं आशीष को कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसे मारना ही होगा। ये तू नहीं, तेरा गुस्सा बोल रहा है।
नहीं मामा, ये मेरा आखिरी फैसला है। सही मौका आने दो। उसे मारने के लिए इस घर से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। सरप्राइज इज रेडी। उठो। आशीष की लाश नासिक के जंगल में मैंने फेंक दी, क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया तो कविता पे कोई शक न करे, बात छिपी रहे। साहब, अभी कोरोना से इतने लोग मर रहे तो हमें लगा कि ये आशीष की मौत भी छिप जाएगी और कविता आशीष की प्रॉपर्टी पे ऐश करेगी। लेकिन साहब, जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये आशीष की तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। फिर हमने सोचा साहब, ये प्रॉपर्टी के जितने भी दावेदार हैं उनको सबको एक एक करके रास्ते से हटा देंगे। कि नम्रता के बारे में कैसे पता चला? वो मैं इनके घर पे नज़र रख रहा था ना साहब, तो वो शेखर ने योगेश को फ़ोन करके नम्रता के किडनैप होने की बात बोली, तो वो बात मैंने सुन ली, क्योंकि मैं वहीं पे छुप के खड़ा था। गोल चौके के पास। और क्या नाम बताया? महेश कुलकर्णी। पक्का नम्रता वहाँ मिलेगी? मैं वो एड्रेस पे पहुंचा और नम्रता को गला घोट के मार दिया सर। मैंने सुधीर को आते हुए देखा। सुधीर ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, लेकिन मैंने उसे खोलने नहीं दिया। फिर सुधीर वहाँ से चला गया, फिर मैं भी वहाँ से चला गया सर। नम्रता के बाद सिर्फ अभी शेखर बचा था, उसे मारने ही वाले थे साहब, पकड़े गए। तुम्हें पता है लालच और बेवकूफ़ी में तुमने कितनी लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी? आप दोनों को तो मौत से भी बदतर शिक्षा होनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, उसमें प्यार और अपनेपन की नमी बनाए रखकर ही लंबे समय तक साथ चला जा सकता है। और इतना जरूर ध्यान दें कि भरोसा कतई टूट ना पाए, वरना परिणाम के तौर पर कोई न कोई दुर्घटना जरूर होकर रहेगी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखिए ना सर, ये सब क्लियर है सर। मैं ऑलरेडी स्टडी कर चुका हूँ मनोज जी। ये जो टैक्स बचाने के चक्कर में अपने अनऑथराइज्ड क्लेम्स और इलीगल ट्रांजैक्शंस किए ना, ये सरकार की नज़र में बहुत बड़ा क्राइम है। आप जानते हैं इसकी सज़ा 10 साल तक की जेल और 20 लाख रुपए जुर्माना है। अब इंक्वायरी बंद करने के लिए मैंने मेरे सीनियर्स को 10 लाख रुपए में कन्विंस किया है। थैंक यू कुलकर्णी सर। पैसों के लिए मैंने अपना ये घर गिरवी रखा है। कुछ दिन और ठहर जाइए, आपका काम हो जाएगा। आप एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के इतने बड़े अफसर हो, कुछ और मोहलत दीजिए ना प्लीज। मैं बात करता हूँ मेरे सीनियर से, और अभी तो बात कीजिए आपके पार्टनर से, परेश जी ना? हाँ, चाह क्यों नहीं ना? मनोज जी, आपकी बेटी वैष्णवी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। बहुत खूबसूरत है वो अपने दोस्त के घर पर गई है, कल आ जाएगी। सॉरी टू से मनोज जी, पर आपको बिजनेस करना नहीं आता। याद रखिए, प्रॉफिट और लॉस के बीच में, बिल्कुल बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। खैर, आपकी ये चाय तो मैं बाद में पी लूंगा। थैंक यू। पता नहीं परेश फोन क्यों नहीं उठा रहा है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। किसी ने सच ही कहा है, किसी भी देश की तरक्की
अस्मिता उस देश में रहने वाली नारी की स्थिति से नापी जाती है। आज हम एक ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाए हैं जो रिश्ते और विश्वास की परिभाषा के बिल्कुल विरुद्ध है। एक ऐसा घिनौना सच जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंधुदुर्ग के सावंत नगर में वैष्णवी गायकर रहती थी। उसके सपने बड़े और उम्मीदों से भरे थे। आखिर क्या हुआ था उस मासूम लड़की के साथ जिसके लिए उसे मौत से भी बदतर सजा दी जा रही थी? अगर काय मुझे मुंबई में जॉब मिली है मल्होत्रा डिजाइनर्स के यहाँ। मुंबई की बहुत बड़ी डिजाइनर कंपनी है। आई एम सो हैप्पी। अगर बाबा नहीं मानेंगे। भाई आप मना लेना ना बाबा को, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तू जानती है ना बाबा को। आप रुको, बाबा को आने दो, मैं मनाती हूँ। लगता है बाबा आ गए। हाँ हाँ आज भेज देंगे आज। नमस्कार। हाँ थैंक यू। बाबा मुझे मुंबई में जॉब मिली है, हफ्ते भर में निकलना होगा। ये तो बड़ी अच्छी बात। कोई अच्छी बात नहीं है, मना कर दे उनको। देख तू अकेली मुंबई नहीं जाएगी, और अगर तेरे को मुंबई जाना है तो तेरे लिए मैं मुंबई का लड़का ढूंढता हूँ। शादी कर ले और फिर मुंबई चली जाना। पर बाबा कैसी बात कर रहा है मनोज? बच्ची जिंदगी में आगे बढ़ रही है और तू उसके पैरों में शादी की बेड़ियां बांध रहा है। परेश तुला माहिती नहीं है। भाऊजी ये नहीं समझेंगे। खानदान परंपरा यही नजर आता है इनको। हाँ नजर आता है, इसलिए तो मुझे अपनी मर्यादा पता है और हर एक को अपनी मर्यादा का पता होना जरूरी है। तुझे मुंबई जाना है, शादी कर ले और फिर आराम से मुंबई चली जाना। दैट्स फाइनल। बाबा तुम्हें कल ही मेरे बाबा से शादी की बात करने के लिए आना होगा। कल? इतना जल्दी? वक्त नहीं है हमारे पास। बाबा मेरी शादी कहीं और तय कर दें, इससे बेहतर है तुम ही आ जाओ शादी की बात करने। अरे वैष्णवी मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस सिर्फ दादा को मनाना पड़ेगा। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। वैष्णवी, अरे वाह, इतना सज धज के कहाँ जा रही है? कहीं जा नहीं रही हूँ, ऋषि आ रहा है अपने भाई के साथ घर पे शादी की बात करने के लिए, उसी का वेट कर रही हूँ। यार विपिन, हम दोनों ना दोस्त हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं। ये प्यार व्यार के चक्कर में ना हमारी दोस्ती मत खराब कर। हाँ हाँ, ज़्यादा लेक्चर मत दे। ऑल द बेस्ट। लेट तो नहीं हुआ मैं? नहीं नहीं नहीं, चलिए अंदर चलिए। मनोज भाऊ, परेश भाऊ, पहले हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। वैसे मेरा भाई ग्रेजुएट है, एड एजेंसी में काम करता है, अच्छा खासा कमा लेता है। खुश रखेगा आपके बेटी को। सीधा साधा है मेरा भाई। सीधा साधा? तो तुम्हारा ये सीधा साधा भाई पड़ोस में रहने वाली कॉलगर्ल योगिता के पास क्या कर रहा था? हरीश क्या बोल रहे तुम? क्या बोल रहे हो काका? दिखाता हूँ। ये कौन है? तू ही है ना? देख ले, तुम्हारा सज्जन भाई। बगा हरीश, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? अरे योगा योग साला, 4 महीने पहले तुम सब लोग शिरडी गए थे। उस वक्त सावंतवाड़ी में मेरी मीटिंग तय हुई थी, तो मैं तुम्हारी बाइक लेने के लिए यहाँ आया था, तब इसको देखा था मैंने। फिर जब कल इन दोनों को साथ में देखा ना मैंने, तब इसको मैं पहचान लिया। आज सुबह उस योगिता के पास मैं गया था, उसी ने ये फोटो मुझे दी है। सुन, एक लड़का है ऋषि कोलवनकर, क्या तू जानती है उसे?
यही ना, ये तो अक्सर आता है मेरे यहाँ, बहुत पसंद है मुझे। वैष्णवी, वैष्णवी मेरी बात सुनो। जा, अरे निकाल। वैष्णवी तुम निकलेगा या फिर मैं निकालूं यहाँ से तुझे? वैष्णवी, वैष्णवी शांत हो जाओ, देखो गुस्से से बात बिगड़ जाएगी। बात आगे बढ़ानी नहीं है बाबा। ए, सुना ना तूने? अब कुछ बचा नहीं है। ए अक्षय, इधर आ। बड़ा गुणगान गा रहा था ना इसका, तो सुन, रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, भिखारियों के साथ नहीं। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। जान से मार दूंगा मैं तुझे, याद है? मुझे जान से मारेगा। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। अरे दादा, अरे शांत हो दादा, शांत हो दादा। दादा 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 सॉरी, ये सब मेरी वजह से। रुक इधर ही रुक। तू रह गटर में, वहीं की पैदाइश है ना तेरी। परेश काका बिल्कुल सही कहते हैं, मेल जोल हमेशा बराबरी वालों में होता है। चल तू निकल। तेरी तो नहीं बात छोड़ूंगा नहीं इसे। चुपचाप दादा बैठ, गाड़ी में बैठ। मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है तुझे ऐसे देखने में। वैसे तेरे हिस्से का आधा प्यार तो तेरा आशिक मुझे कर ही चुका है, अब तू और मैं बराबर। I'm so sorry काका, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा। अरे कुछ नहीं, उसकी बातों को तू दिल पे मत ले, वो कुछ नहीं करने वाला। शिरके, जरा चेक करो, और तुम लोग जरा आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर, इसके सर पे काफी गहरी चोट है, बॉडी पे और कहीं कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। मोबाइल, वॉलेट, सर पैन कार्ड, आधार कार्ड, परेश परचुरे, इसकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी मिला है, विश्वास प्राइवेट लिमिटेड, और इसके पार्टनर का नाम भी लिखा है, मनोज गायकर। और वॉलेट में कुछ पैसे भी हैं। वॉलेट में पैसे भी हैं, फ़ोन भी है, मतलब चोरी का मामला तो नहीं है। पर ये आदमी जंगल में क्या कर रहा था? सर वही बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन सर एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसका मर्डर कहीं और हुआ है और उसको यहाँ लाके डंप किया गया है। हाँ हो सकता है, क्योंकि ज़मीन पर इतना खून भी नहीं बिखरा है। शिरके, फॉरेंसिक को बुलाओ और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। स्वाति, एम्बुलेंस को फ़ोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। वक्त बहुत कम बचा है आपके पास मनोज जी। देखिए फिर क्या है ना, ये केस अगर मेरे हाथ से निकलकर मेरे सीनियर के पास चला गया ना, तो फिर मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। कुलकर्णी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी कोशिश आपकी बेटी वैष्णवी को भी करने दीजिए। क्या है, धंधे में एक दूसरे की मदद करना ही तरक्की का तरीका होता है। और आपकी बेटी वैष्णवी तो ये गलती दोबारा मत करना, वरना 10 लाख के 20 लाख देने पड़ेंगे। परेश, परेश, परेश उठा ना। क्या क्या? परेश का खून हो गया? अरे देवा, कैसे? परेश जी को आप कैसे जानते थे? अरे सर,
वो मेरे भाई जैसा था। एक्चुअली हम दोनों की एक छोटी सी कंपनी है। हमारे एरिया के काफ़ी सारे लोग दुबई में रहते हैं। वो वहाँ से पैसे भेजते हैं और हम उन पैसों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उनके घर वालों को देते हैं 2% कमीशन काट कर। हमने सुना है कि आप दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ अनबन चल रही। हाँ, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो होते ही रहते हैं ना पार्टनर्स के बीच में, और उसकी वजह थी सर। एक्चुअली परेश को सट्टा खेलने की आदत थी और इसकी वजह से अकाउंट से काफ़ी सारे पैसे उसने निकाले थे। बस उसकी वजह से बहुत नुकसान सहना पड़ता था। तो इस वजह से तुमने अपने पार्टनर की जान ले ली? सर मैंने परेश को नहीं मारा, आप विश्वास कीजिए सर। एक मिनट। हाँ पूजा बेटा, वैष्णवी को जल्दी घर भेज देना। क्या? लेकिन उसने तो कहा था वो तेरे घर जा रही है। ठीक है, तो आओ थमा एक मिनट। काय झालं सांगशील का? वैष्णवी पूजा के घर में नहीं गई। तू वैष्णवी को फोन लगाओ ना। ओह लाओ ना फोन, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? ये वैष्णवी कौन है? साहब वो हमारी बेटी है हमारी। क्या हुआ है, डिटेल में बताइए। वो कल ना सारे एलियन माँ, बोलते हो। मैं पूजा के घर जा रही हूँ। हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा करने। अच्छा, वो रात को लेट हो जाएगा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी और सुबह 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। बाबा से पूछ। बाबा जाऊँ? ठीक है, अपना स्कूटर लेके जाना। पर वो तो खराब पड़ा है। मैं रिक्शा से चली जाती हूँ, 50 मिनट की दूरी पर ही है उसका घर, मानिक नगर में। ठीक है, संभाल के जाना पर। ठीक है, होगा। सर अब पूजा कह रही है कि वैष्णवी उसके घर पर गई नहीं। तो वैष्णवी किसी और फ्रेंड के घर पर चली गई होगी। नहीं सर, ये पक्का उसी का काम है। किसका? ऋषिकेश कोलवणकर। वो कौन है? वो वैष्णवी से शादी करने के लिए आया था, लेकिन परेश को उसके चाल चलन के बारे में पता चल गया था और ये सुनकर वैष्णवी से उसे रिश्ता तोड़ा था और शादी भी तोड़ी थी। तब तो वो चला गया था घर से, लेकिन 2 दिन के बाद तू याद रख, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तुझे भी मार डालूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, समझे? सर उसे जल्दी से पकड़िए सर, कहीं वो मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे सर। अब शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। ये वैष्णवी का फोन नंबर और उसका फोटोग्राफ दीजिए। चलिए दे सर। सर शिरके, इनकी कंपनी के अकाउंट्स, सारे बिजनेस रिकॉर्ड, सारे फोन्स, उनकी लोकेशन सब चेक करो। देखो, बिजनेस में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब एक दूसरे से फायदे के लिए मतलब रखते हैं। इन दोनों की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। ठीक है सर। वैसे इस वैष्णवी के केस का क्या करना है? आप कहें तो उस ऋषि को उठा लूँ? हाँ उठाओ, लेकिन मुझे लगता है कि ये दोनों मियाँ बीवी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनकी बेटी वैष्णवी अपनी किसी पूजा नाम की फ्रेंड के साथ असाइनमेंट करने के लिए गई थी, और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि उसे ऋषि ने गायब किया है। अब ये बताओ, इनकी बेटी वैष्णवी खुद घर पे बोल के गई थी वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ सारी रात रुकने के लिए जा रही है। क्यों? इसका एक ही मतलब निकलता है कि वो अपनी मर्जी से ऋषि के साथ भागी है। हो सकता है सर। सर परेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 तारीख को करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई। उसका सर दीवार पर पटक कर उसे मारा गया। सर उसके सर पे सीमेंट और रेत के ट्रेसेस मिले हैं।
इसका मतलब ये कंफर्म है कि परेश को कहीं और मारा गया और बाद में उसकी बॉडी को जंगल में ले जाकर डंप कर दिया गया। यस सर। सर जैसे आपने कहा था, मैं ऋषि के घर गई थी। वहाँ मेरी बात उसके बड़े भाई अक्षय कोलवनकर से हुई। ऋषि तरह गोवा गया है? क्यों? उसका वो एड एजेंसी का मीटिंग होता है, अक्सर जाया करता है। क्या हुआ मैडम, इतनी पूछताछ क्यों हो रही है? वैष्णवी अपने घर नहीं गई है 2 दिन से। वैसे मेरे भाई का उसके साथ कोई बातचीत नहीं होती है, हमारा कोई वास्ता नहीं है बोल सकते। ऋषि का नंबर दो। हाँ 9821। सर मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ है। शायद आपका शक सही है, ऋषि और वैष्णवी साथ में भागे हैं। इस ऋषि का फोन सर्विलेंस पे डालो। अगर ये गोवा कंपनी के काम से गया होता तो उसका फोन स्विच ऑफ क्यों होता? उसकी कंपनी में जाकर जरा पता करो। सर परेश के कॉल रिकॉर्ड। सर इसका फोन नाना साहब चौक के पास ही आके बंद हुआ था और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल में इसकी बॉडी मिली थी। शिरके एक काम करो, नाना साहब चौक का जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो 10 तारीख को 1 बजे से 4 बजे के बीच की। देखो उस सीसीटीवी फुटेज में परेश के साथ कोई और दिखाई देता है क्या? ठीक है सर। सर एक और बात, ये परेश और मनोज की विश्वास प्राइवेट लिमिटेड के बैंक स्टेटमेंट। सर कमाल की बात है कि इस कंपनी में 4 महीने से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ और जब मैंने इस कंपनी के रेगुलर कस्टमर से बात की तो उन्होंने भी इस कंपनी के बारे में कुछ अजीब बात नहीं कही। लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड चेक किए तो सर पता चला कि मनोज और परेश के खिलाफ आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में फ्रॉड का केस फाइल हुआ था। किसने फाइल किया था? सर अक्षय ने, ऋषि का बड़ा भाई। और सर ये अक्षय एक 3 स्टार होटल में एडमिन में काम करता है। अब क्या हुआ सर? परेश परचूरे को जानते हो? उन्हें कैसे भूल सकता हूँ सर। परेश भाऊ और मनोज भाऊ, उन्होंने 1 साल पहले मेरे 3 लाख रुपए डुबाए। कैसे? सर मैं पहले दुबई में काम किया करता था, तब मैं विश्वास प्राइवेट कंपनी के थ्रू घर पे पैसे भेज दिया करता था। तब वो 2% कमीशन लिया करते थे सर। फिर मेरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुई, मैं घर पे वापस आया। फिर मैंने कैलकुलेशन की सर, उन्होंने 3% से कमीशन लिया था। 3 साल 1% ज़्यादा, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 3 लाख रुपए हो गए थे सर। मैं उनसे बात करने के लिए उनके घर पे चला गया। तेरा कोई पैसा नहीं है हमारे पास। देखो परेश भाऊ, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे मेरा पैसा दे दो प्लीज। कौन सा पैसा? तेरी जॉब जाने का फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके मत निकाल। चल चल निकल यहाँ से। परेश भाऊ देखो, हाथ में रहो आप, गुस्सा मुझे भी आता है। क्या कर लेगा तू? अरे क्या कर लेगा? गली का कुत्ता है, कुत्ता। अरे शहर मत कर रहे। चल परेश भाऊ बात को चल। सर तब मैंने आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन उसका आगे कुछ हुआ नहीं। ये मनोज और परेश ने तेरे पैसे डुबाए तो तूने परेश को रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, वो तो 1 साल पहले की बात है। मेरी अच्छी खासी जॉब चल रही है सर यहाँ पे। एक बात बता, तुम लोगों में इतनी कहा सुनी हुई है, फिर भी तू वो मनोज की बेटी वैष्णवी का हाथ मांगने गया तेरे भाई के लिए? सर मैं जितनी नफरत उनसे करता हूँ ना, उससे कई ज़्यादा प्यार मेरे भाई से करता हूँ सर। उसकी खुशी के लिए मैंने मेरा मन बदल दिया सर, लेकिन उन लोगों का नहीं बदला। रिश्तेदारी बराबर वालों में होती है, भिखारियों के साथ नहीं। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू, मैं जान से मार दूंगा। देखो मतलब तेरे भाई के बाद भी मर्डर करने का मोटिव है? सर नहीं सर, वो तो उसने उस दिन गुस्से में बोल दिया था, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत सीधा साधा है। ये तेरा सीधा साधा भाई लड़की को लेके भागा है, मालूम है ना तुझे? नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, वो गोवा गया, मैंने मैडम को बताया ना। गोवा गया तो फोन क्यों बंद है उसका? पता नहीं सर, शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है ना सर। उससे कोई कांटेक्ट होती है ना तो मैं खुद आपको कांटेक्ट करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा। भूलना मत, समझा? ये परेश की मौत 10 तारीख को और उसका फोन नाना साहिब चौक पे शाम को 4 बजे बंद हुआ और उसी तारीख को वैष्णवी अपने घर से गायब हुई और 10 तारीख को ऋषि भी गोवा का झूठा बहाना बनाकर अपने घर से निकला और बाद में परेश की बॉडी हमें मिली। सर हो सकता है कि ये ऋषि और वैष्णवी एक साथ भागे हों और परेश ने उन्हें देख लिया, फिर ऋषि और परेश का झगड़ा हुआ हो और ऋषि ने परेश का मर्डर कर दिया। पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि 10 तारीख को 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में वैष्णवी ऋषि दोनों का फोन अपने अपने घर पे स्विच ऑफ हुआ। मतलब उन्हें पहले से पता था कि उन्हें कब और कहां मिलना है और कहां जाना है। हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 5 से 10 तारीख के बीच वैष्णवी और ऋषि में अक्सर कॉल्स हुए। इसका मतलब है दोनों में सुलह हो चुकी थी। शिरके एक काम करो, ऋषि और वैष्णवी के फोटोग्राफ्स आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो, बोलो जहां भी दिखे तुरंत अरेस्ट करें। ठीक है सर। मुझे दे दीजिए ना।
खूबसूरती की तारीफ ना हो ना तो तौहीन हो जाती है। सुजाता ऊपर जाओ। एक डील करते हैं ना मनोज जी, आपकी बेटी तो भाग गई, उसकी जगह पे आप अगर इन मोहतरमा को मेरे पास भेज दो। कुलकर्णी सर, वो बीवी है मेरी, ये कहने लो और चलते बनो। मुझे भी कैश चाहिए, 10 लाख, और वो भी 2 दिन में। तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस परेश के कातिल तक नहीं पहुंच पा रही थी और दूसरी तरफ वैष्णवी पर अत्याचार और शोषण बढ़ता जा रहा था। पुलिस वैष्णवी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लग रही थी। फिर अगले दिन कुछ ऐसी घटना घटी जिसने पुलिस को सिर्फ हैरान ही नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। सर, मैंने ही आपको फ़ोन किया था, यहाँ से स्टेशन जाने के लिए शॉर्टकट है, तो मैंने वहाँ पर एक लाश देखी, इसलिए सर आपको फ़ोन किया। किधर है सर? यहाँ पर है। स्वाति, जरा चेक करो। करने जरा आसपास चेक करो। सर, ये तो वैष्णवी है। सर, वैष्णवी को गला दबा के मारा और सर चेहरे पे बहुत सारे वार हैं, शायद चेहरा बिगाड़ने के लिए। और सर हालत देख के लगता है इसके साथ असॉल्ट भी हुआ है, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दोनों हुआ है इसके साथ। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो और फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। विपिन ने मारा है इसको। विपिन ने मारा है। विपिन ने मारा है। सर, वो विपिन हमारे एरिया में ही रहता है। मेरी वैष्णवी ने उसके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो उसका पीछा करने लगा और एक दिन मेरी और ऋषि की अब बात नहीं होती। देख वैष्णवी, मैं अभी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार सोच ले। विपिन, मुझे रिश्तों में मिलावट अच्छी नहीं लगती। हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। क्या दोस्त दोस्त दोस्त? थक गया हो तेरा दोस्त बनकर। देख वैष्णवी, देख अगर तूने हाँ नहीं कहा ना तो मैं ना अपनी जान दे दूंगा, सच में। छोड़ ये ड्रामे मत कर, छोड़। देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जान देने को सच कह रहा हूँ। मैं क्या ड्रामे कर रहा है? लग जाएगा तुझे तो। I can't live without you. I can't live with you. वैष्णवी, वैष्णवी, देख मैं तुझे बहुत, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। क्या हो गया तुझे? छोड़ मेरी बात क्या करे तू? मैं वैष्णवी से प्यार करता हूँ। तेरा और मेरी बेटी का मेल हो ही नहीं सकता, समझ रहा तू ना? चल निकल, चल निकल। चाहता हूँ, मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है ना, ना कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। अरे चल जा। तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? उस दिन के बाद उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया। हमको लगा वो सुधर गया। यही गलती करते हैं मैडम हम लोग, क्राइम की शुरुआत यहीं से होती है। आपको उसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए थी। खैर, कहाँ मिलेगा ये विपिन? वैष्णवी को क्यों मारा?
साहब मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो उसे प्यार करता था। उस पर रेप करने की कोशिश करता और बोल रहा प्यार करता था। साहब उस दिन मैं नशे में था। नशे में था तो कुछ भी करेगा हैं? देख सीधे सीधे बोल वरना डंडा डाल के उगलवाऊंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ। तू ऐसा नहीं बोलेगा। कर दे, अंदर डालो इसे। सर मेरी बात तो सुनो सर। सर मैंने सर हमने विपिन को उठा लिया है और सर ये वैष्णवी की पीएम रिपोर्ट। सर इसके हिसाब से उसकी मौत 14 तारीख को रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में हुई है। गला घोटने की वजह से उसकी मौत हुई है सर। और सर रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि उसके साथ लगातार 4-5 दिन से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन कहीं कोई सीमन सैंपल नहीं मिला है। एकदम जानवर है ये। जिसने भी वैष्णवी को मारा है उसके मन में वैष्णवी के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा होगा। सर आजाद नगर पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड के हिसाब से वैष्णवी और सुजाता ने योगिता नाम की कॉल गर्ल के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी। क्या कंप्लेन लिखाई थी? सर रेसिडेंशियल एरिया में ये योगिता जिस्म फरोशी का बिजनेस करती थी। 2-3 बार पहले भी ये योगिता वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट हुई है। बुलाओ इस योगिता को। सर वो वैष्णवी और सुजाता ने मेरी झूठी कंप्लेन की थी। धंधा नहीं करती सर। अच्छा बेवकूफ समझाया मैं। पुलिस बिना वजह किसी को अरेस्ट नहीं करती, समझी? हमें क्यों लेकर चल रहा है? बैठ। सुजाता और वैष्णवी ने तुझे अरेस्ट कराया था। तूने बदला लेने के लिए उस वैष्णवी को बेच डाला, उसे किडनैप करवा दिया और जब वैष्णवी ने वहां से भागने की कोशिश की तो मरवा दिया उसे। सर पहले करती थी, अब मैंने वो सब छोड़ दिया है और वैष्णवी को मैंने नहीं मारा है सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता शहर छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है सर। जाओ। स्वाति नजर रखना इस पर। सर हमने इस मनोज पर नजर रखी थी। पता चला है कि मनोज ने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए। ये मनोज जरूर कुछ ना कुछ हमसे छिपा रहा है। हाँ सर लेकिन एक बात मैंने आपसे छुपाई है। कौन सी? एक्चुअली परेश टैक्स और जीएसटी बचाने के चक्कर में पैसों की बहुत हेरा फेरी करता था। मैंने उसे बहुत बार समझाया पर उसे कभी माना नहीं। फिर एक दिन। आप लोगों को क्या लगा ये सब फ्रॉड करके आप सरकार से बच जाओगे? सॉरी सर, अब गलती हो चुकी है। आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का फ्रॉड है, इंक्वायरी तो बैठेगी। 10 साल की सजा और 20 लाख तक का जुर्माना। मैं क्या कहता हूँ, कुछ चाय पानी ले दे के मामला यहीं सेटल कर देते हैं। 10 लाख कैश। एक ईडी ऑफिसर ने आपसे रिश्वत मांगी? हाँ सर, इसीलिए मैंने अपना घर गिरवी रख के मार्केट से 10 लाख रुपए उठाए थे। नाम क्या था उस ऑफिसर का? राजेंद्र कुलकर्णी। आपके पास नंबर है उसका? हाँ। शिरके नंबर लगाओ। सर इसका फोन बंद आ रहा है। आजकल ईडी में शार्दुल दलवी है ना? उन्हें फोन लगाओ और इस राजेंद्र के बारे में पता करो। ठीक है सर। और मनोज जी आपको पता है ना, रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध हैं। मुझे पता है सर लेकिन मैं बहुत डर गया था। बाबा मैं मार्केट जाके आती हूँ। हाँ संभालो जा। आपकी बेटी मेरा मन बहलाने के लिए कुछ दिन आ जाए तो। कुलकर्णी सर उसकी मेरी बेटी पर ही नहीं मेरी बीवी पर भी बुरी नजर थी सर, इसलिए सोचा कि उसके सारे पैसे उसको देकर मामला खत्म कर दूं बस। मनोज जी ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी, यहां तक नौबत नहीं आती। सर दलवी साहब से बात हुई है। उनका कहना है कि ईडी में राजेंद्र कुलकर्णी नाम का कोई भी ऑफिसर नहीं है। क्या? और सर विश्वास प्राइवेट लिमिटेड नाम से कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं निकली। सच में? मतलब ये आदमी फेक ईडी ऑफिसर बनकर लोगों को ठग रहा है। चिरके इस नंबर को ट्रैक करो, इस नंबर की सारी कॉल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चाहिए मुझे। मनोज जी आप इस सो कॉल्ड ईडी ऑफिसर को तो अच्छे से जानते ही हैं, चेहरा कई बार देखा आपने। हाँ सर। स्केच बनवाओ। सर
सर उस ऑफिसर का फ़ोन अभी तक स्विच ऑफ है सर, और मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं। उसने सिर्फ और सिर्फ मनोज जी को ही फ़ोन किया था। और एक और बात सर, उसके फ़ोन की लोकेशन कभी कभी योगिता के घर के आसपास की थी। योगिता, ये मनोज जी की नेबर ना? राइट सर। सर इनके बिरबिंग से ये स्केच बनाया है, यही है वो राजेंद्र कुलकर्णी। देखो डरो मत, बताओ यही था? हाँ सर, ये एक बार आया था। ये योगिता, ये अपना पुराना दोस्त है, इसे मजा आना चाहिए। इसने कुछ बताया अपने बारे में? नहीं सर, इसने तो कुछ नहीं बताया, पर इसके साथ जो आदमी आया था मैं उसे जानती हूँ। वो यही शिवा कॉम्प्लेक्स में रहता है। हमें सब पता है तेरे और उस नकली ईडी ऑफिसर के रैकेट के बारे में। अब सीधे सीधे बताएगा या तेरे हलक में से उगलवाऊं? चिरके सब कुछ बताता हूँ सब उसका नाम शेखर नाइक है। सब मैं दिल्ली में जॉब करता था, तभी हम पहली बार मिले थे, और एक दिन अचानक वो मेरे घर पे आया। क्या? तो तू इधर फेक ईडी ऑफिसर बन के लोगों से पैसे लूटता है? हाँ, और पता है तुझे, थोड़ा सा डरा दो ना तो लोग पैसा दे भी देते। दिल्ली की पुलिस है ना, कुत्ते की तरह ढूंढ रही मुझे, पर मैं हूं ना, उनके नाक के नीचे से भाग आया हूं। और फिर तुम दोनों ने यहाँ आकर ठगी करना शुरू कर दिया? नहीं सर, कसम से सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बस मेरी इतनी गलती हो गई कि मैंने उसको अपने घर में रहने दिया। सर ना वो मेरे घर में रहता और ना ही वो ऋषि से मिलता। ऋषि कोलवनकर? हाँ सर। पता नहीं यार, उस योगिता ने मेरी फोटो उस परेश को क्यों दी? जी करता है उसे जान से मार दूं। तेरे को पता है, उस परेश और उस मनोज जी के कंपनी ने मेरे दादा के 3 लाख रुपए खाए। क्या? हाँ। कौन सी कंपनी रे? कैसे पैसे? अरे मेरा अक्षय दादा पहले दुबई में हुआ करता था ना, वो वहां से पैसे बेचता था इन लोगों को। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, कर दिया घपला। और जब वापस मांगने गया तो बोला कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास कुछ भी नहीं है। और तभी शेखर के दिमाग में मनोज और परेश को लूटने का प्लान आया, और उसने उनके कंपनी में फ्रॉड बताकर उनसे 10 लाख रुपए की मांग की सर। कहाँ है तेरा वो शेखर? सर वो मुंबई गया हुआ है, कल लौटेगा। खड़े लेके जाओ इसे। साहब सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब, कसम से। शिरके, अगर लोमड़ी का शिकार करना है तो उसे बोटी डालनी पड़ेगी। मनोज जी को फोन लगाओ और उनसे कहो इस शेखर मतलब राजेंद्र का अगर उन्हें फोन आए तो उससे कहें कि पैसे रेडी है। ठीक है सर। हाँ कुलकर्णी सर। पैसे का बंदोबस्त हो गया? हाँ बंदोबस्त हो गया है, आप आ जाइए पैसा लेने के लिए। नहीं, पैसा तुम लेके आओगे कल शाम 4 बजे बीच रिसोर्ट। मिस्टर राजेंद्र कुलकर्णी फ्रॉम ईडी, आई कार्ड दिखाइए प्लीज। हाँ। देखो दिल्ली में तुझ पर फ्रॉड के कई केसेस हैं, लेकिन यहाँ पर तुझ पर फ्रॉड के साथ साथ मर्डर और के चार्जेस भी लगेंगे। सर मैंने ना वो परेश को मारा है, ना मैंने वैष्णवी का खून किया है। ये तो इतनी आसानी से नहीं कुछ उगलेगा, हमसे मेहनत करवाएगा। तू ही बता दे, तू तो इसके साथ प्लान में शामिल था ना? सर मैं तो किसी भी प्लान में नहीं था सर। वो वैष्णवी को मैं जानता भी नहीं है सर। वो तो ऋषि के साथ भागने वाली थी सर। भाई मैंने वैष्णवी को मना लिया है। भाई कब है शादी? नहीं ना यार, यही तो प्रॉब्लम है, उसके घर वाले नहीं मान रहे। लेकिन अक्षय दादा ने बोला है कि तुमको भाग के शादी करनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग परसों भाग रहे हैं।
अक्षय दादा हमारे रहने का वगैरह सब बंदोबस्त कर रहा है। ऋषि की तुमसे कब बात हुई थी? सर वो कुछ हाँ 8 तारीख को। और 8 तारीख को ऋषि ने तुमसे कहा था कि वो 10 तारीख को वैष्णवी के साथ भागने वाला है। हाँ सर। वैष्णवी के साथ साथ 10 तारीख को वो परेश भी गायब हुआ था। शिर्के, इस अक्षय ने हमसे झूठ बोला है कि ऋषि गोवा गया हुआ है। इस अक्षय पर नजर रखो, क्योंकि उसका झूठ सबूत के साथ उसके सामने रखेंगे। अरे दादा लेकिन हुआ क्या? कौन देख? हाँ मैं देखता हूँ। अरे सब पकड़ो। दादा दादा अरे सब क्यों? तुम दोनों ने मारा है ना वैष्णवी और परेश को? बोल, वैष्णवी को मारा? क्या बोल रहे हो सब? दादा आपने तो बोला हम लोग दोनों कल मुंबई जा रहे हैं ना, और आपकी उससे बात भी हुई है, वैष्णवी कल यहाँ आ रही है ना दादा। झूठ बोला है तेरे भाई ने तुझसे। 10 तारीख को वैष्णवी तुझसे मिलने के लिए निकली थी, फिर वापस घर नहीं पहुंची और सीधे 14 तारीख को हमें उसकी लाश मिली। 4 दिन तक उसके साथ किया गया, और पता है किसने किया? किसने? तेरे सगे भाई ने। और सच बता, शुरू से गुस्सा आ गया था मुझे, मेरे पैसे डुबाए, मेरा और मेरे भाई का अपमान किया। अब इसको 8 तारीख को फोन आया उस वैष्णवी का, उसने बोला कि फिर अपनाएगी इसे, तब मैंने प्लान बनाया। ऋषि तुम यहाँ से सीधा वर्तक नगर के लिए निकलना। मैं वैष्णवी को उसके घर से पिकअप करता हूँ और वर्तक नगर में छोड़ता हूँ। वहाँ से तुम दोनों मुंबई के लिए निकलना, लेकिन ध्यान से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना दोनों भी, ताकि तुम लोगों तक कोई पहुँच ना पाए। मैं पूजा के घर जा रही हूँ। हम दोनों को एक ही असाइनमेंट मिला है, उसे पूरा करने। आजा। सुन, अब जब तक मैं ना बोलूँ यहाँ से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? बैठे, मैं वैष्णवी को लेके आता हूँ, ठीक है? दादा अब कहाँ लेके आया मुझे? ऋषि कहाँ है? ऋषि ना नहीं आने वाला। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं अकेले ही काफी हूं। तेरे बाप की करतूतों की सजा है ना मुझे मिलेगा, समझी? अक्षय, काका क्या चल रहा है तुम लोगों का यहाँ? काका ये मुझे धोखे से लेके आया है। फिर तो अच्छा हुआ मैं तुम्हारे पीछे आ। क्या रे, वो चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? तो देखना है मेरे में कितनी चर्बी है। मेरा पैसा डूबाएगा। काका ऋषि, 10 तारीख को जब वैष्णवी तुझसे मिलने यहाँ नहीं पहुंची, तो फिर तू यहाँ क्यों रुका रहा? गया क्यों नहीं यहाँ से? क्योंकि दादा ने मुझसे कहा कि वो जब घर से भाग रही थी तो उसे घर वालों ने पकड़ लिया, और उसके घर वाले मुझे ढूंढ रहे, तो कुछ दिन तो मुझे यही छुपे रहना पड़ेगा, और वैष्णवी कुछ दिनों के बाद फिर से भागेगी, इसलिए मैं यहाँ रुका था सर। झूठ बोलाया, तेरे भाई ने झूठ बोला तुझसे। बता, क्यों मारा तूने वैष्णवी को? बता। गलती की सजा मिली उसको, फेंक दिया मैंने उसके बॉडी को। मुझे ऋषि ने विपिन के बारे में बताया था। मुझे अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज है ना, ऐसी बिगाड़ूंगा ना कि कोई पहचान नहीं पाएगा, समझी? सारा शक उस विपिन पे जाए, इसलिए वैष्णवी का चेहरा बिगाड़ दिया मैंने।
ब्लेड से वार किया, बिगाड़ दिया उसका चेहरा। दादा तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा तुझे उम्र कैद नहीं सीधे फांसी होगी। लेके चलो इसे। अक्षय कोलवणकर को वैष्णवी केस में आईपीसी की धारा 375 और साथ ही साथ वैष्णवी और परेश के मर्डर केस में धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई गई। क्रोध अक्सर हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। क्रोध से अहंकार पैदा होता है और अहंकार हिंसा को बढ़ावा देता है। इसलिए क्रोधित होने से पहले उससे होने वाले परिणामों के बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।